जिसने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसका जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाता है। यहाँ सिर्फ पैरों से यात्रा नहीं होती, आत्मा चलती है। सुबह 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। वैसे निकले जस्ट अभी मंदिर के लिए, और रात में तो कुछ दिखा नहीं, पर अभी दिखाता हूँ। क्या भयंकर बर्फ़ पड़ रखी है, एकदम ठंडा लग रहा है। ये देखो क्या भयंकर लग रहा है यहाँ पे। और ठीक सामने पे इधर ये चारों तरफ बर्फ़ पड़ी है। ये सामने वाला पहाड़ है ना, ये बैक साइड में जो दिख रहा है, यहाँ तो 12 महीने ही बर्फ़ रहती है। पर जो इधर वाले हैं ना, इनमें कल शाम को बर्फ़ पड़ी है। जब नीचे हम थे तो बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे उस टाइम बर्फ़बारी हुई हल्की हल्की। और ये देखो कुछ ऐसा, ये सामने पे लाइट आ रही है ना, ये देखो सुबह सुबह को कुछ ऐसा नज़ारा। कहते हैं जो आवे बद्री वो कभी ना आवे उतरी, यानी जिसने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसका जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाता है। यहाँ सिर्फ पैरों से यात्रा नहीं होती, आत्मा चलती है, भाव चलते हैं। हिमालय की गोद में बसा ये धाम मोक्ष का द्वार है, आस्था की पराकाष्ठा है। सिर्फ दर्शन नहीं, यहाँ मिलता है परम शांति का अनुभव। तभी तो बद्री विशाल खुद नहीं बुलाते, खींच लेते हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं तप्त कुंड में। ये तप्त कुंड है। तप्त कुंड जो कि बद्रीनाथ धाम में स्थित है। यह कुंड चमत्कारी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड का पानी हमेशा गर्म ही रहता है। मान्यता है कि इस कुंड में साक्षात सूर्यदेव विराजते हैं। भगवान सूर्यदेव पर भक्षा पक्षी की हत्या का पाप लगा था। तब भगवान नारायण के कहने पर सूर्यदेव बद्रीनाथ धाम आए और तप किया। तब से सूर्यदेव को भगवान ने जल रूप से विचलित किया, जिसमें स्नान कर लोग अपनी शरीर संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं और नारायण के दर्शन कर पापों से मुक्ति पाते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। भगवान विष्णु के अंश और धर्म के वंशज नर और नारायण दोनों भाइयों ने धर्म को फैलाने के लिए अलकनंदा नदी के तट पर घोर तपस्या करी और उस स्थान को उन्होंने बद्री विशाल कहा। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए। मान्यता है कि यहाँ पहले भोलेनाथ का निवास हुआ करता था। भगवान विष्णु योग ध्यान करने के लिए एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जगह ढूंढ रहे थे और ये जगह भगवान विष्णु को अत्यंत सुंदर लगी। भगवान विष्णु की इसी मनोकामना को पूर्ण करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती ने ये जगह भगवान बद्री नारायण को भेंट की। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कई सालों की तपस्या के बाद स्वतः ही भगवान की मूर्ति यहाँ उजागर हुई। सर्दी के मौसम में जब बहुत बर्फबारी हो रही थी और भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन थे, तब उनका आधा शरीर बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका था। ये देख तब माँ लक्ष्मी ने बेर बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और वहीं भगवान विष्णु के पास वृक्ष के रूप में तपस्या करने लगी, ताकि सर्दी, धूप और बारिश से उनकी रक्षा कर सके। योग साधना के बाद जब भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी की तपस्या का पता चला, तब वो लक्ष्मी जी से अति प्रसन्न हुए और तब से भगवान विष्णु को बद्रीनाथ यानी लक्ष्मी जी के नाथ के रूप में जाना जाता है। जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब है जो इंसान एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय बद्री विशाल। दर्शन करके भी आते हैं। आज के टाइम में अगल बगल पहाड़ नहीं दिख रहे थे, पर इस टाइम पे दिखाता हूँ मैं आपको। बेहतरीन व्यू। जय बद्री विशाल। बद्री विशाल आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और ऐसा कुछ मंदिर प्रांगण और ऊपर की पहाड़ियों में कल शाम को हल्की हल्की बर्फबारी हुई है। ऐसा कुछ देखो, ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा। दर्शन करके आ गए बद्री विशाल के भी और अनसुईया देवी के भी। अनसुईया देवी माता की डोली आ रही थी, तो उनके भी दर्शन हो गए। ये देखिए सुबह के टाइम पे दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे वहाँ पे तप्त कुंड है। चल रहे हैं होटल की साइड, नाश्ता करते हैं। तो मैं होटल रूम में आ चुका हूँ और ऐसा कुछ नज़ारा। पर्दा हटा देते हैं हम। मेरी तो सांस फूल रही है काफ़ी, इतना ऊपर पैदल चल के। और सुबह के टाइम पे ठंडा भी इतना ज़्यादा होता था, अब तो ठीक है, धूप निकल चुकी है। देखो
सांस को लिए, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं, देखते हैं आगे का प्लान क्या बनता है। हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ, और जोशी मठ में पड़ने वाली है बर्फ़। जैसे हम जोशी मठ पहुँचे तो बारिश होने लग गई है और बद्रीनाथ के पहाड़ों में बर्फ़बारी होने लग चुकी है। और यहाँ पे देखो 3 मौसम एक साथ दिखाऊं। यहाँ देखो, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पीछे लग रही है धूप, और अगर इससे और पीछे अगर दिख जाए वहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, वहाँ हो रही है बर्फ़बारी। और इधर भी, इधर पड़ रही थी जब हम रास्ते में थे, तो आधा 1 घंटे पहले यहाँ बर्फ़बारी हो रही थी। 3 मौसम एक ही फ्रेम में। तो वहाँ नीचे दिख रहा है ये बद्रीनाथ हाईवे, ये बद्रीनाथ हाईवे 1 2 3 और 4, जोशी मठ के बाद 4 पहाड़ क्रॉस करके तब आता है बद्रीनाथ। इतना भयंकर और भयानक रास्ता है ना, तो गया उसको पता होगा। और इस टाइम तो ज़्यादा ही भयंकर हो रखा है, क्योंकि अभी बरसात से जो आपदा आई थी ना, तो देहरादून जैसी जगह ही जब बह गया था, तो यहाँ तो बनता ही है। तो रास्ते इतने ख़राब मिले हमें। पर ये जो नीचे हाईवे दिखा रहा हूँ ना, ये तो बढ़िया है, 4 लेन हाईवे है ये। पर ये होता है वहाँ से डैम से, जेपी ग्रुप का डैम है वहाँ पे, वहाँ से 4 लेन हाईवे स्टार्ट होता है। पांडुकेश्वर हो गया और गोविंद घाट हो गया, वहाँ से लेके बद्रीनाथ तक बढ़िया रूट है। एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है, भयंकर वाली जिसे कहते हैं। पूरे लद्दाख वाला फील आ रहा था। ये देखिए होंगे इधर वाले जो पहाड़ हैं, एकदम बढ़िया। तो बारिश हो रही है, अंदर चलते हैं। पहुंच चुके हैं जोशी मठ, काफ़ी देर पहले आ गए थे। मैं थोड़ा मुँह हाथ धो के तैयार होके जा रहे हैं नरसिंह मंदिर में। और आज का होटल रूम कुछ ऐसा है, बढ़िया है। मंदिर यहाँ पे भी है हमारे होटल के सामने, यहाँ पे आरती हो रही है इस टाइम पे। और हम चलते हैं नरसिंह मंदिर में। ये है ऐसा कुछ जोशी मठ का मार्केट। जोशी मठ मार्केट बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया चहल पहल। जय नरसिंह नवदुर्गा द्वार, इनसे है क्या मंदिर। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के करीब। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, नरसिंह मंदिर जोशी मठ। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। वहाँ अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, पर उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई मंदिर के बारे में। जैसे यहाँ पे जो नरसिंह देवता है, उनका शांत रूप में यहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, तो उनका यहाँ पे शांत रूप है। कि जस्ट बगल में है बद्री विशाल की मूर्ति, जो कि 6 महीने जब कपाट बंद रहते हैं, तो यहाँ पे बद्री विशाल की पूजा अर्चना की जाती है। हम मनुष्य द्वारा ऐसे बोलते हैं कि वहाँ बद्रीनाथ भगवान की पूजा। क्या आप जानते हैं कि एक दिन बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि जब जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर में नरसिंह मूर्ति से उनका हाथ अलग हो जाएगा, तो बद्रीनाथ में स्थित नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और उसी दिन बद्रीनाथ धाम जाने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। और तब से इस जगह पर बद्रीनाथ जी को पूजा जाएगा। इस स्थान को भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री और सप्त बद्री में से एक है। बद्री विशाल की मूर्ति खुद पे खुद बनने लगी है भविष्य बद्री में। बद्रीनाथ के रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर बद्री विशाल के दर्शन होंगे भविष्य बद्री में, ऐसा कुछ बताया पंडित जी ने। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो चलो यहाँ पे दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा, और पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से बताया सबको। चलते हम सीधे होटल में। भयंकर चढ़ाई थी मंदिर से ऊपर, यहाँ मार्केट तक बहुत ही भयंकर वाली चढ़ाई थी। वो चढ़ाई पूरी करके आ चुके हम मार्केट में। और ऐसा कुछ यहाँ का मार्केट, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। मार्केट पैक हो चुका है यहाँ का, पर क्योंकि यहाँ पे है भालू की डर, भालू आ जाता है यहाँ रोड पे। मैंने अपने चैनल पे भी डाली है यहाँ के भालू की वीडियो। एक बार 2-3 भालू आ गए थे, भालू और भालू के 2 बच्चे। तो यहाँ पे भालू का भी डर रह रहा है काफ़ी।
मार्केट बंद हो गया, थोड़ा सा घूमते हैं फिर चलते हैं अपने होटल की साइड। गुड मॉर्निंग हो रही है जोशीमठ से सुबह सुबह, और आज हम निकलेंगे देहरादून के लिए। और बाहर का कुछ मौसम दिखाता हूँ मैं। ये देखो सामने की चोटियाँ पड़ चुकी है बर्फ़, कल शाम को पड़ी है, और बद्रीनाथ में तो भयंकर ही पड़ी है। इधर सामने पे मंदिर है, यह है गढ़वाल मंडल का होटल इधर वाला, और हमारा वाला है सैलजा करके जोशीमठ मार्केट में। और यहाँ की एक और वो चीज़ है कि अगर तुमने 1 मिनट में अगर चाय या खाना नहीं खाया तो वो ठंडा हो जाएगा, और इतना ठंडा होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि गर्म ही नहीं हो रखा था। इसमें अभी तक धुआं आ रहा था, मैं थोड़ी देर लेट क्या करी, ठंडी लगने लग गई है। बद्रीनाथ में तो जैसे ही वो सर्व करने के लिए दाल ला रहे थे, जैसे ही वो डाल रहे थे ना वैसे ही ठंडी हो जा रही थी, इतना ठंडा था वहाँ पर। रात में वहाँ पर -2 -3 था, यहाँ पे कल 3 था रात में टेम्परेचर, काफ़ी ठंडा है। पहुंच चुके हैं चमोली मार्केट में। ये लगा हुआ है चमोली का बोर्ड। यहाँ से हम गए थे इधर बद्रीनाथ, और यहाँ से राइट लेफ्ट में गोपेश्वर, और ऊपर गोपेश्वर दिखता भी है यहाँ से, जो मैंने जाते हुए बताया था, उधर की साइड है गोपेश्वर। और ऐसा कुछ चमोली मार्केट। हम पहुँच गए हैं कालेश्वर। कितना लंबा जाम लगा हुआ है कालेश्वर में, और ये यहाँ पे नदी, और उधर है कालेश्वर रेलवे स्टेशन। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का आखिरी स्टेशन ये है, और सामने दिख रही है 2 टनलें, फिर ये ब्रिज, और यहाँ पे बनेगा स्टेशन इस पूरे एरिया में। और वहाँ उधर की साइड है ब्रिज जो इधर कनेक्ट करेगा। जाम पता नहीं कितना लंबा लगेगा ये, पीछे भी हम 1-2 जगह जाम में फंसे थे। यहाँ पे रुकते हैं जाम में, फिर बढ़ेंगे देहरादून की ओर। शायद बाइक आने लगी है, खुलने वाला है जाम। पहुँच चुके हैं, रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे रुके हैं हम लंच करने के लिए। उसके बाद चलेंगे देहरादून के लिए। अब तो देहरादून ही जाना है, तो चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।